नमस्कार, मैं हूँ शशि। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 सागर से बनारस तक। इसके लेखिका हैं विजयाराजे सिंधिया। विजयाराजे सिंधिया का जन्म 11 अक्टूबर 1919 को मध्य प्रदेश के सागर शहर में हुआ था। अल्पायु में ही इनकी माता का देहांत हो जाने से इनका लालन पालन नानी की देखरेख में हुआ। अल्पायु में, छोटी आयु में ही उनकी मम्मा का जो था वो देहांत हो गया था और उनकी पालन पोषण जो था उनकी नानी ने किया था। इनका मूल नाम लेखा देवेश्वरी था। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया से विवाह हुआ। कई दशकों तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रहते हुए राज्यसभा और लोकसभा की भी सदस्य रही। इनका निधन 2001 में नई दिल्ली में हुआ। विजयाराजे सिंधिया का जन्म 11 अक्टूबर 1919 को एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनका विवाह ग्वालियर नरेश जीवाजी राव सिंधिया से हुआ। पहले स्वतंत्रता आंदोलन में, फिर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रहकर उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। कई दशकों तक लोकसभा की सदस्य भी रही। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। विजयाराजे का जन्म जो था वो 11 अक्टूबर 1919 को एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता जो थे उनको उच्च शिक्षा दिलाने के अधिकार में नहीं थे। वह उनका विवाह करवाना चाहते थे। उनके पिताजी के एक दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, चौधरी साहब। चौधरी साहब जो थे वो बहुत ही उन्मुक्त और स्वच्छंद वातावरण में रहते थे। वे लड़के और लड़कियों को समान अधिकार देने के पक्ष में थे। वह पढ़ाई भी समान रूप से करवाना चाहते थे। अब चौधरी साहब ने विद्या को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए उनके पिता को कहा। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट के वे बहुत प्रशंसक थे। उन्होंने विद्या के पिताजी से वचन ले लिया कि बनारस में एनी बेसेंट के द्वारा संचालित महिला कॉलेज में विद्या को वो दाखिला दिलवाएंगे। और उसके लिए उन्होंने कॉलेज की प्राचार्य को पत्र लिखकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मंगवा लिया और उसे भरकर भेज भी दिया। विद्या के लिए छात्रावास का वातावरण जो था वो बिल्कुल नया था। छात्रावास का जो माहौल था उसमें विद्या को अपने आप को ढालने में बहुत कठिनाई हुई। उसने उसके लिए बहुत प्रयत्न किया क्योंकि वह पहली बार जो थी वो अकेली रह रही थी और वहां का वातावरण जो था वो अनुशासित था। और ये जो थी नौकर चाकर की आदि थी, सारा काम इनके नौकर चाकर करते थे, लेकिन वहां पर तो सारे काम अपने आप ही करने पड़ते थे। और ये बहुत बड़े घर में रहती थी, लेकिन वहां पर उन्हें एक रहने के लिए छोटा सा कमरा मिला और उस कमरे में भी 2 लड़कियां जो थी वो एक साथ रहा करती थी। और जो था वहां की लड़कियां जो थी सूती वस्त्र पहनती थी और कोई भी आभूषण नहीं पहनती थी, सादगी का जीवन व्यतीत करती थी। परंतु विद्या के पास तो सारी रेशमी साड़ियां थी और झालरदार ब्लाउज थे। जब वह अपनी कक्षा में गई तो सारे के सारे उनको देखकर हैरानी से देखने लगे और कानाफूसी करने लगे। कानाफूसी होती है बेटा, आपस में धीरे धीरे बात करना। उन्हें अपनी विद्या को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि वहां का वातावरण सादा जीवन और उच्च विचार का जीवंत प्रतीक था। और विद्या ने धीरे धीरे अपने आप को उस माहौल में ढाल लिया। और जो थे कॉलेज की प्राध्यापिकाएं जो थी वो भी सादा जीवन ही व्यतीत करती थी और वहां के नियम, कानून और अनुशासन को बड़ी निष्ठा के साथ पूरा करती थी। जब भी कोई छात्रा को बाजार जाना होता था तो वह अपनी अध्यापिका को साथ लेकर जाती थी।
और उनकी अध्यापिकाएं जो थी वो बाजार जाने का खर्च जो थी वो स्वयं उठाती थी, बच्चों को नहीं देने देती थी। उस समय जो था वो बसें और टैक्सियां नहीं चलती थी, तांगे चला करते थे, तो तांगे में बैठकर उनको बाजार जाना पड़ता था। और उस समय भी जो थे वे बहुत अनुशासन और नियम का बहुत ख्याल रखते थे और अध्यापिका के साथ ही उन्हें जाना पड़ता था। कॉलेज में जो था उन्हें शाकाहारी भोजन मिलता था। फिर विद्या ने अपने आप को वहां के अनुसार ढाल लिया। वह स्वादिष्ट व्यंजनों, स्वर्ण आभूषणों और महंगे वस्त्रों की आदी रह चुकी थी, लेकिन विद्या ने छात्रावास का सादा जीवन, सहपाठियों की सादगी और शाकाहारी भोजन को अपना लिया। उन्हें इसको अपनाने में जरा सा भी संकोच नहीं हुआ। उनकी जो थे एक दोस्त बनी जो दक्षिण प्रांत की थी। उसे हिंदी बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती थी, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। अब छात्रावास में जो लड़कियां रहती थी उनकी अंग्रेजी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। उनके अनुसार जो थे विद्या की जो अंग्रेजी जो थी वो काफी अच्छी थी, उन लड़कियों से काफी अच्छी थी। तो उस लड़की जो दक्षिण प्रांत की लड़की थी उसकी विद्या से दोस्ती हो गई। विद्या ने उसको हिंदी सिखाना शुरू कर दिया और उसका असर यह हुआ कि 3-4 महीनों में ही वो दोनों जो थे आपस में हिंदी में बातचीत करने लगे। 2 वर्ष किस प्रकार से बीत गए उन्हें पता भी नहीं चला। इस 2 वर्ष में विद्या के जीवन में विद्या को उनकी सोच, उनकी विचारधारा और जीवन शैली को किस प्रकार बदल दिया पता भी नहीं चला। फिर उनके पिताजी का तबादला यानी कि ट्रांसफर जो थी वो झांसी से मिर्जापुर हो गई थी और मिर्जापुर जो था वो वाराणसी के बिल्कुल नजदीक का स्टेशन था। इसलिए कॉलेज की छुट्टियों में वह अपने पिताजी के पास आ जाया करती थी। ये था बेटा पाठ में क्या है कि वो जो थी उन्होंने अपना सादगीपूर्ण जीवन, कि वो महलों में रहने वाली एक छोटे से कमरे में रही और उन्होंने अपने आप को अनुशासन, नियमबद्ध अनुशासन के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। अब हम पाठ शुरू करते हैं। सन 1937 में यानी कि 1937 में पहली बार मैंने पिताजी के घर में कदम रखा था कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी मम्मा की मृत्यु हो गई थी और इनका पालन पोषण जो था वो इनकी नानी जी ने किया था और ये अपने पापा के पास 1937 में पहली बार आई थी। उन दिनों में वे झांसी में रहते थे। सागर से झांसी की दूरी 120 मील थी और रेल से पहुंचने में वहां 7 घंटे लगते थे। 7 आवर्स का जो था वो समय लगता था। पिताजी ने शायद मेरे शीघ्र का विवाह निश्चय कर लिया था, इसलिए मेरे आगे की पढ़ाई जारी रखने का उनका कोई इरादा नहीं था। झांसी पहुंचने के 8-10 दिनों बाद ही वह मुझे बांदा ले गए। इन दोनों नगरों के बीच की दूरी लगभग 120 मील है। बांदा के चौधरी साहब मेरे पिताजी के विद्यार्थी जीवन के दिनों के मित्र थे कि उनके बाल सखा थे, स्कूल फ्रेंड होते हैं ना बेटा, वो। चौधरी जी के घर मेरे अल्प होता है बेटा थोड़े दिनों के प्रवास होता है अपने घर से अलग रहना, किसी दूसरी जगह पर रहना, मेरे जीवन की दिशा को एक नया मोड़ दिया। मैं तब तक सर्वथा एक भिन्न संस्कृति में पली थी कि वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो इनकी संस्कृति से, इनके रहन सहन से थोड़ा अलग था। चौधरी जी के घर का वातावरण उन्मुक्त और भिन्न था। उन्मुक्त मीन्स आजाद किस्म का। यहाँ आकर मुझे पहली बार जमाने के करवट बदलने की आहट मिली। मेरे मन में एक संकल्प जागा, मुझे भी रूढ़िगत पुरानी धारणाओं को तिलांजलि देकर, तिलांजलि होता है बेटा हमेशा के लिए किसी साथ छोड़ देना, तिलांजलि देकर परिवर्तन के नए युग के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए।
कि पुरानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं उनको जो है वो त्याग देना चाहिए, कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना या उच्च शिक्षा नहीं देनी है। तो वो इन सारी रूढ़िवादी भावनाओं को जो थी वो त्याग देना चाहती थी। चौधरी जी लड़के और लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के समान रूप से पक्षधर थे, अतः उन्होंने आग्रह पूर्वक सलाह दी कि वे मुझे कॉलेज में दाखिला देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस विषय में उन्होंने मेरे पिताजी से बातचीत भी की। चौधरी साहब थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट के प्रशंसक थे। उन्होंने पिताजी से वचन ले लिया कि मुझे एनी बेसेंट द्वारा बनारस में संचालित महिला कॉलेज में दाखिला दिलवाएंगे। इसके लिए उन्होंने कॉलेज की प्राचार्य को पत्र लिखकर नामांकन के लिए सामग्री भी मंगवा ली। नामांकन मीन्स रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने फॉर्म भी मंगवा लिया और फॉर्म भरकर भिजवा भी दिया। बनारस के प्रारंभ के दिन अत्यधिक व्यस्त रहे, मीन्स बिजी रहे। छात्रावास का जीवन मेरे लिए नया नया था। छात्रावास मीन्स हॉस्टल का जीवन जो होता है वो नया होता है, कि घर का एटमॉस्फेयर कुछ और होता है और हॉस्टल का एटमॉस्फेयर जो होता है वो कुछ अलग होता है। उसमें अनुशासन, उसके नियम कानून जो होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। जीवन क्रम को उस परिवेश के साथ जोड़ पाने के लिए मुझे काफी प्रयत्न करने पड़ते थे, कि हॉस्टल लाइफ और घर की लाइफ में एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा समय लग गया। मेरे लिए यह पहला अवसर था जब मैं अकेली रहने लगी थी। एकाकी जीवन से मैं परिचित ही नहीं थी। अकेला, एकाकी का मीनिंग होता है अकेला रहना, कि अकेले वो कभी रही नहीं थी, तो वो इससे परिचित नहीं थी। और वह भला अभ्यस्त कैसे हो सकती थी, इस चीज की आदि भी। अभ्यस्त का मीनिंग होता है बेटा आदि होना, किसी चीज की हैबिट होना, कि इसकी अभ्यस्त भी कैसे हो सकती थी। घर का एक ना एक व्यक्ति सदैव मेरे साथ ही रहता आया था। मेरे सारे काम नौकर किया करते थे। वहां अपना काम मुझे करना पड़ता था, कि घर में तो हमारी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। मम्मी पापा हेल्प कर देते हैं, या फिर घर में कोई नौकर चाकर होते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं। लेकिन हॉस्टल में जाकर जो है वो सारे काम अपने आप को खुद ही करने पड़ते हैं। सागर के मेरे मकान की अपेक्षा छात्रावास अत्यंत छोटा था, कि उनके घर से जो उनका घर जो था वो बहुत बड़ा था, लेकिन हॉस्टल का रूम जो था वो बहुत ही छोटा था। घर में मेरे लिए स्वतंत्र रूप से रहने का अलग कमरा था, कि उनके घर में उनके लिए सेपरेट रूम था, लेकिन हॉस्टल में जो था वो सेपरेट रूम नहीं था। यहाँ पर एक रूम में दो दो लड़कियां रहा करती थी। यहाँ एक कमरे में दो दो छात्राएं एक साथ रहती थी। उस छोटे से कमरे में मेरा काला संदूक बहुत बड़ा सा लगता था। मेरी अधिकतर साड़ियां रेशमी थी। एक दिन मैं साड़ी और झालरदार ब्लाउज पहने कक्षा में गई थी। आभूषण भी पहने थी। नाक की लौंग में हीरा जड़ा था। फिर क्या था, लड़कियां मुझे ऐसे देखने लगी जैसे वे नुमाइश की वस्तु देख रही हूँ। नुमाइश होता है बेटा अनेक प्रकार की अद्भुत वस्तुओं का प्रदर्शन करना, मीन्स एग्जीबिशन, कि वो ऐसे महसूस अनुभव करवा रही थी कि जैसे कोई एग्जीबिशन में कोई चीज रख दी हो। वे आपस में कानाफूसी कर रही थी। कानाफूसी होता है बेटा आपस में धीरे धीरे बात करना। मैंने अनुभव किया कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने देखा कि कक्षा की सभी लड़कियां सूती साड़ियां पहने थी। आभूषण किसी ने नहीं पहना हुआ था, कि वहां पर सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। रेशमी साड़ियां नहीं पहनते थे बल्कि सूती साड़ियां पहना करते थे, और किसी भी प्रकार का कोई भी आभूषण भी नहीं धारण करते थे। बेसेंट कॉलेज सादा जीवन उच्च विचार का जीवंत प्रतीक था। जीवंत होता है जीता जागता, प्रतीक का मीनिंग उदाहरण। ये एक जीता जागता उदाहरण था किस चीज के लिए, सादा जीवन और उच्च विचार अपनाने के लिए। जब तक मैं वहां के नियम की कठोरता को भली भांति मीन्स अच्छी तरीके से हृदयगम करती, हृदयगम का मीनिंग होता है किसी बात या व्यक्ति को पूरे मन से अपना लेना, कि वहां के हॉस्टल के नियमों को वो अपना लेती, ढंग से अपना लेती, तब तक गंगा का पानी बहुत आगे बह चुका था, फिर बहुत देर हो चुकी थी। उन दिनों सादगी भरा जीवन और मितव्ययता का व्रत अकेले बेसेंट कॉलेज ने ही नहीं लिया था। मितव्ययता का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसक संग्राम में इसी अमोघ अस्त्र का उपयोग किया था। अमोघ होता है बेटा अचूक या फिर कभी ना चूकने वाला अस्त्र।
उनके आवाहन बुलाने पर देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने पास के महंगे विदेशी कपड़ों की होली जलाकर सादगी भरा जीवन जीने का व्रत लिया था। कि महात्मा गांधी जी ने अपने देशवासियों को संबोधित किया, उनको आह्वान करा उनका कि स्वदेशी चीज अब विदेशी चीजों का जो है वो बहिष्कार करो और स्वदेशी चीजों को अपनाओ। तो हमारे सारे भारतवासियों ने विदेशी चीजों को इकट्ठा किया और उन्हें जलाकर राख कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया। मैं इसकी अपवाद बनी। अपवाद होता है बेटा बदनामी होना। कीमती साड़ियों और आभूषणों का मुझे बेहद शौक था, परंतु छात्रावास में रहते हुए मुझे यह अनुभूति होने लगी कि अन्य छात्राओं की भांति भी मुझे भी सादगी से जीवन यापन करना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए। अतः एक दिन सबकी नजर बचाकर मैंने वह हीरे वाली लौंग चुपके से अपनी संदूकची में छिपा दी, कि अपने उसने कबर्ड में रख दी। मन ही मन यह भी संकल्प कर लिया कि विदेशी वस्तुओं का कभी भी उपयोग नहीं करूंगी। अब हम जानते हैं शब्दार्थ। अल्प का मीनिंग होता है थोड़ा या फिर कम। प्रवास का मीनिंग होता है प्रदेश में अथवा अपने घर से अलग किसी दूसरे स्थान पर रहना, जिसको आप माइग्रेशन भी बोल सकते हो। सर्वदा पूरी तरह से या बिल्कुल। उन्मुक्त पूरी तरीके से आजाद। संकल्प का मीनिंग होता है इच्छा या फिर दृढ़ता पूर्वक लिया गया निर्णय। रूढ़िगत प्रथाओं से बंधा हुआ। तिलांजलि हमेशा के लिए साथ छोड़ देना। नामांकन आधिकारिक रूप में नाम से अंकित करना। परिवेश वातावरण या फिर माहौल। अभ्यस्त आदि करने का अभ्यासी। नुमाइश अनेक प्रकार की अद्भुत वस्तुओं का प्रदर्शन करना। प्रतीक उदाहरण। हृदयगम किसी बात या व्यक्ति को पूरे मन से अपना लेना। मितव्ययता कम खर्च करने वाला। अमोघ अचूक या फिर कभी ना चूकने वाला। आवाहन बुलाना या फिर पुकारना। अनुभूति अनुभव या फिर एहसास। इक्का एक घोड़े की गाड़ी। व्यंजन खाने पीने की चीजें। चातुर्मास वर्षा के 4 महीने। पुनरावृत्ति दोहराना। रसास्वादन किसी रस या चीज से मिलने वाला स्वाद। नानाविध अनेक प्रकार के। मुखर सामने आना या फिर लाना। सुदूर बहुत दूर। गोपनीयता किसी बात अथवा वस्तु को पूरी तरह से छिपाकर रखने का भाव। बंधन चुराकर शरीर को सिकोड़कर। तबादला कर्मचारी की एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली होना, ट्रांसफर होना। बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर ही समाप्त होती है। आप इन पृष्ठों को पढ़ना, समझना और इस वर्कशीट को करने का प्रयास करना। आगे का चैप्टर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।